नमस्कार, आपका खबरी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किशन सिंह। आज आखिरकार बजट पेश हो गया, जिसका इंतज़ार हर एक देशवासियों को था। सत्ता विपक्ष सबको इंतज़ार था कि बजट कब पेश होगा, और 1 फरवरी का दिन था। और आज निर्मला सीतारमण ने नए संसद भवन में पहला बजट पेश किया। उस नए संसद भवन का आज पहला बजट था, पर इस सरकार का ये अंतरिम बजट था। और निर्मला सीतारमण ने बजट तो पेश कर दिया, पर इस बजट से लोग कितने खुश हैं, क्या लोगों की जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षा थी इस बजट से, क्या वो पूरी हुई हैं कि नहीं, इसी को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद होंगे भारतीय जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जी। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद किशन सिंह जी। आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने अंतरिम बजट पेश किया, जैसे ही पूर्व सरकारों भी करती थी। यह बजट 4 महीने की अवधि का होता है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत पास है, तो लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये अंतरिम बजट पेश किया गया है। इसमें महिलाओं और किसानों के हितों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने कोई योजना अभी नहीं लाई है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जब भी बजट पेश होता है तो मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी से हर बार चर्चा ज़रूर करता हूं, और चर्चा जब उन्होंने स्वागत ही किया था, पर अपनी जो शिकायत सरकार से थी और निर्मला सीतारमण से उन्होंने रख दिया कि छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। और अगर बात करें कि जो ये इस बार का जो अंतरिम बजट था, ये इतना खास होने भी नहीं वाला था, क्योंकि 4 महीने के लिए बजट होता है, क्योंकि फिर जब नई सरकार बनती है वो बड़ा बजट करती है। तो एक विस्तार से हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। अभी तो शॉर्ट में अपनी बात बता दी, अभी इनसे एक एक पहलू पे, एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो मुख्य बिंदु हमने निकाले हैं इस बजट से। तो सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के लिए। इस बार भी बजट में टारगेट किया गया, और एक योजना का नाम बहुत चला जब से बजट पेश हुआ, लखपति दीदी। क्योंकि सरकार ने जो आज आंकड़ा पेश किया निर्मला सीतारमण ने, कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के तहत जो उनकी योजना थी किया था, पर अब जो टारगेट रखा है वो 9 करोड़ महिलाओं का रखा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब से सरकार बनी है पिछले 10 साल से महिलाओं और गरीबों को विकास पे बहुत ही ध्यान दे रही है। उसी योजना के तहत लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में 9 करोड़ महिलाओं को लक्ष्य दिया है कि 9 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। और पीएम आवास योजना के लिए भी उन्होंने महिलाओं को 70% वरीयता दी है कि जो भी पीएम आवास योजना अलॉट किया जाएगा उसमें 70% महिलाओं के नाम रजिस्ट्री की जाएगी। ठीक है। ये और एक चीज़ और इसमें आपसे जोड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जो मुद्रा लोन बहुत ही ज़्यादा, जब ये सरकार ने ये योजना लाई थी, बहुत हिट योजना थी। पर इस योजना में अभी आज मैं पढ़ रहा था तो 30 करोड़ के आसपास इसमें महिलाओं को दिया गया है, 30% जिसमें महिलाओं को इसमें लोन मिला है। इसमें आप कैसे देख रहे हैं? जैसा हमने बताया कि सरकार जो है महिलाओं और गरीबों के लिए ज़्यादा ही कार्य कर रही थी, उसी लिए जैसे मुद्रा लोन में भी महिलाओं को वरीयता दे रहे हैं। अगर कोई भी महिला उद्यमी अब कोई भी उद्यम लगाना चाहती है तो उसको थोड़ा रियायती दर पर और आसान शर्तों के अधीन ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट स्टार्टअप पे भी बहुत ध्यान दे रही है, और अब तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन होने लगी स्टार्टअप योजना के तहत, और गवर्नमेंट लगातार उस पर सब्सिडी भी देती है लोन में। तो मुद्रा योजना युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जो भी बहुत ही कम दर पर और बहुत ही आसान शर्तों पर लोन हमें उपलब्ध हो जा रहा है। अब मुद्रा लोन को लेकर सरकार अपनी पीठ भी बहुत थपथपाती है। अब बात कर लेते हैं, आपने अपनी शुरुआत में बात में कहा था कि मध्यम वर्ग या जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं था। क्या आप पहले से उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो अंतरिम बजट इस बार पेश होगा उसमें व्यापारियों के लिए कुछ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। सभी मध्यम वर्ग, जो जब से सरकार बनी है मध्यम वर्ग का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा है। मध्यम वर्ग का ध्यान होता है कि महंगाई कम हो, इनकम टैक्स की स्लैब बढ़े, लेकिन पिछले जब से गवर्नमेंट आई है अभी स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। एक नई इनकम टैक्स में योजना लाए हैं जिसके तहत जो है 5 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वो तो पहले भी चल ही रही थी, तो उससे कोई बहुत ही किसी भी मध्यम वर्ग के
लोगों के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए कोई बहुत फायदा, कुछ भी विशेष फायदा नहीं हो रहा है। चलिए, मध्यम वर्ग की आपने बात की है, तो निर्मला सीतारमण ने कहा था मध्यम वर्ग के लिए ध्यान देंगी, तो एक चीज़ उन्होंने बात बोली है, ग्राम विकास योजना जो उन्होंने कहा, आवास योजना, ग्रामीण योजना में, उसमें तहत जो लोग रेंट पर रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उनके लिए 2 करोड़ मकान बनाने जा रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं तो दिमाग में ध्यान रख रही है? तो चूंकि पीएम आवास योजना तो बहुत ही दिनों से चल रही है, उसमें इस बार शायद संशोधन कर रही हैं कि जो है मध्यम वर्ग को भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी कुछ आवास योजना ले आएंगी। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने नरेंद्र मोदी जो पीएम है हमारे देश के, उनने एक बयान दिया था कि एक पूरे देश में 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने की बात उन्होंने कही थी, 1 करोड़ घरों में। तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, 1 करोड़ नंबर सुनने में तो आसान लगता है, पर 1 करोड़ कैसे पूरा होगा, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, सरकार का क्या प्लान है। पर साथ में ये भी कहा जिनके यहाँ सोलर पैनल लगेगा, जो निर्मला सीतारमण ने कहा, उनको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसको कैसे देखते हैं? ये मध्यमी वर्ग को तो आसानी होगी इससे? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं मध्यम वर्ग लगाए, गरीब भी लगवा सकता है अपने घर पर सोलर पैनल। 300 किलोवाट बिजली, तो 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और बाकी पैसे जो भी अपने घर पे लगवाएगा उसको अपने पास से देना पड़ेगा। 3 किलोवाट का सोलर पैनल जो है महीने में लगभग 300 यूनिट बिजली पैदा करती है। इस प्रकार जो है उन्होंने बताया कि 300 यूनिट जो है बिजली सोलर पैनल के तहत आपको फ्री में दी जाएगी। अगर बात कर लेते हैं कि सरकार जो कह रही है, चलिए बात कर लेते हैं सोलर पैनल की, ठीक हो गया, पर अब एक चलन आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आई तो लोगों में ये था कि आज चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, इतने किलोमीटर चले कहीं फंस गए। इसको लेकर आज बड़ा साफ स्पष्ट अपना निर्णय दिया कि आने वाले 5 सालों में एकदम कहते हैं ना टारगेट, एकदम एग्रेसिव अप्रोच के साथ इस पर काम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वेंडर से बातचीत भी चल रही है कि इलेक्ट्रिक जो होते हैं चार्जिंग पोर्ट लगाए जाएंगे, स्टेशन तैयार किए जाएंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट की पिछले 5 सालों से योजना चल रही है कि हम जो है ई व्हीकल को वरीयता देंगे, पेट्रोल व्हीकल को और डीजल व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा अब धीरे धीरे कम करेंगे। तो उसी के तहत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार वरीयता दे रही है, परंतु अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत महंगी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग की, हमको 200 किलोमीटर जाना है, पता लगा उसमें व्हीकल 100 ही किलोमीटर जा पा रही है, तो अब उसको चार्ज कहाँ करें? तो गवर्नमेंट उसके लिए जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं उस पर कंपलसरी कर दें कि वो ये चार्जिंग पॉइंट अपना जरूर लगाए हर पेट्रोल पंप पे। छोटे छोटे स्थानों पे भी चार्जिंग पॉइंट बना दे। इससे क्या होगा कि एक तो रोजगार में वृद्धि होगी, दूसरा जो है, जो ये चार्जिंग की हमारी एक समस्या थी कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या करेंगे। तो हमको थोड़ा सा समस्या होती थी। ई व्हीकल से दूर जाने के लिए, लंबी दूरी जाने के लिए हम जो है प्रेफर नहीं करते थे, इसीलिए मैक्सिमम लोग पेट्रोल कार या डीजल कार जो है परचेज करना चाहते थे। तो इस पे सरकार का बहुत जोर है, और जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का पूरा है, वेंडर से भी बातचीत उनकी प्रोसेस में, और बहुत तेजी से काम होगा, देखने को मिलेगा। इस दिशा में जो है सरकार कार्य कर रही है और चार्जिंग स्टेशन बन भी रहे हैं, परंतु अभी इसमें बहुत ही प्रगति की जरूरत है। चलिए, एक पॉलिटिकल सवाल एक आपसे पूछ लेता हूँ। 2024 का लोकसभा इलेक्शन एकदम करीब है, सभी की नज़रें उस इलेक्शन पे हैं। क्या आपको लगता है ये जो बजट पेश हुआ है आज, इससे कुछ फायदा 1% या 10% या 50% जो बजट की उम्मीदें होती है ना कि इलेक्शन आने से पहले सरकार पूरा न्यौछावर कर देती है, तो लग रहा है कुछ होने वाला नहीं है? इस बजट में तो जैसा लग रहा था कि गवर्नमेंट बहुत ही न्यौछावर करेगी किसानों पर, गरीबों पर। उस हिसाब से चूंकि इंटरिम बजट था तो इस प्रकार से कुछ उन्होंने ऐसी घोषणा नहीं की। लोक लुभावन बजट तो नहीं था, इसको मैं कहूँगा। फिर भी सरकार ने गरीबों और महिलाओं का विशेष ख्याल रखा है। इसके अलावा कारपोरेट वर्ग का भी काफ़ी ख्याल रखा है। जैसे पहले भी कारपोरेट वर्ग का ख्याल रखती थी गवर्नमेंट, आज भी इस बजट में भी कारपोरेट का ख्याल रखा है, और कारपोरेट टैक्स जो 25% था उसको घटा के 22% किया गया है। किसानों के लिए भी योजना लाई है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? किसानों के लिए तो एक रूफटॉप छत पे अपने सोलर पैनल लगवाने के है। दूसरा जो है, एक योजना लाए हैं ट्यूबवेल के लिए जी, कि किसान अपने खेत में सोलर पैनल लगवा के ट्यूबवेल लगवा सकता है। उसके लिए शायद 50% सब्सिडी की
गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी। मान लीजिए उसी कास्टिंग 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी आती है, तो 50% किसान को लगाना होगा, 50% गवर्नमेंट। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या रहती थी पानी की, कि पानी कहाँ से आएगा। तो ट्यूबवेल की एक बड़ी समस्या थी, कहीं दूर है, उनसे उनसे बातचीत नहीं है, हाँ, पानी नहीं मिल पाता था। ये समस्या बहुत बिल्कुल सही है। जहाँ पे कहीं नहर है, नहर में पानी नहीं आया, पहले गेहूं सूख गया, या लाइट नहीं आई, या अब तो काफ़ी लाइट की समस्याएं दूर हो गई हैं। लेकिन हमको याद है, हम लोग बचपन में थे तो जब छोटे थे तो लाइट कभी रात में आती थी, पता लगा 1 हफ्ते रात वाली लाइट है, 1 हफ्ते दिन वाली। तो जाड़े में जब गेहूँ सींचना होता था तो बहुत ही समस्या होती थी। अब तो ज़्यादातर जगह पे 24 घंटे या 18 घंटा मिनिमम बिजली की सप्लाई है। फिर भी अगर ये रूफटॉप योजना और जो सोलर पैनल से ट्यूबवेल लगाने की योजना है, इससे बहुत ही फायदा होगा किसानों को। क्या है, अगर बात कर लेते हैं कि अगर इस बजट को पूरी तरह से देख लें और इलेक्शन को ध्यान में रखें, और बजट से पहले जो भी 22 जनवरी का पूरा जो देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, और 1 हफ्ते से पहले से जितनी भी चर्चाएं थी, अभी ज्ञानवापी वाला भी एक आ गया है, तो क्या इसीलिए बजट पे कम ध्यान देके, क्योंकि जो बीजेपी को फायदा मिलता है इन सब मुद्दों से, वो इस समय चरम पर है, तो बजट कहीं ना कहीं उन मुद्दों के आगे दबता चला जा रहा है। एक्चुअल में बजट क्या है, जो छोटे किसान हैं उनको क्या मतलब कि बजट आज पेश हो रहा है कि नहीं पेश हो रहा है जी। ना वो देखे ही होंगे, हमारे ख्याल से 75% किसान तो देखे ही नहीं होंगे कि बजट भी पेश हो रहा है, या वो जानते भी होंगे कि बजट क्या होता है। मेन बजट में जो MSP योजना लागू थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए, वो किसानों के लिए उन्होंने नहीं किया, और उस पर ना ही कोई आगे कार्रवाई चालू किया। हमारे ख्याल से चूँकि बीजेपी ने चारों तरफ इतने इवेंट इस समय कर दिए हैं, तो बजट पे बहुत ही ध्यान नहीं था। राम मंदिर, ज्ञानवापी मामला, ये सब इतना हाईलाइट है कि बजट इस समय कोई बहुत ध्यान ही नहीं दे रहा है। बीजेपी को इसी से बहुत ही फायदा हो जाएगा, और हमें विश्वास है कि अगली सरकार फिर से बीजेपी ही आने वाली है। एक चीज़ और बोली गई कि 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बड़ी चुनौती है कि भारत को विकसित देश बनाने की 2047 तक जो टारगेट रखा है, आप कैसा देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में क्या उस हिसाब से काम हो रहा है? कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, और या बात स्कूल्स कॉलेजेस की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है 2047 तक का जो बीजेपी का लक्ष्य है विकसित भारत का, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित ही विकसित भारत के तहत जो है सरकार ने सबसे पहले रेलवे पे बहुत ही ध्यान दिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन अगर कोई है तो वो है रेलवे। उसके बाद सड़क परिवहन जो है सबसे सस्ता है, तो इस पे बहुत ही ध्यान सरकार दे रही है। अभी ये एक योजना ला रहे हैं कि हम एक अलग से कॉरिडोर बनाएंगे जिसपे केवल मालगाड़ियाँ, सीमेंट की ढुलाई होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी सामान होगा, कोयला हुआ, सरिया हुआ, उसके लिए वो रेलवे लाइन अलग से चलेगी, जिससे हमारी जो माल की सप्लाई की चेन है वो न टूटने पावे। जी, अच्छा है। और आपको क्या लगता है कि ये बजट आ गया है, 2024 का इलेक्शन भी करीब है, राहुल गांधी का भी एक बयान आया था कुछ दिन पहले जीएसटी को लेकर, व्यापारी जीएसटी को अभी भी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनने एक वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ, उन्होंने कुछ लोगों के साथ बैठे थे, ट्रक ड्राइवर्स थे, ये थे, उनने कहा कि जीएसटी को आप कैसे देख रहे हैं, जीएसटी आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया कि नहीं? तो वो जो बैठे थे वो जीएसटी समझ ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा पेट्रोल और वो हो गया, पर जबकि जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। आप एक व्यापारी भी हैं, आप जीएसटी को कैसे देख रहे हैं? अब तो बहुत चर्चा भी हो गई जीएसटी पर, आप कैसे देखते हैं इसको? जीएसटी से व्यापारियों, सरकार को तो बहुत फायदा हुआ, व्यापारी को भले नहीं फायदा हुआ, लेकिन अब शुरू में इन्होंने कहा था कि जीएसटी के अंतर्गत कोई नोटिस नहीं आएगी, लेकिन आज की डेट में सन 18 के केस को लेकर के सारे व्यापारियों को नोटिस दी गई है। अच्छा, लगभग ये मान के चलिए 90% व्यापारियों को नोटिस दी गई है, और उस पर दुनिया के टैक्स निकाल दिए गए हैं। जबकि भाई जब आप टैक्स कैलकुलेट करके हर बार ले ही ले रहे हैं, हर महीने जब तक आप टैक्स नहीं जमा करेंगे तो आपका रिटर्न ही नहीं फाइल होगा। तो ये 18 में किसी का 70,000, किसी का, अगर छोटा व्यापारी तो 70,000, बड़ा व्यापारी तो 7 लाख हो, और बड़ा है तो 7 करोड़, और बड़ा है तो 700 करोड़ जी। तो फिर जीएसटी से सरकार को तो बहुत फायदा हुआ, हर महीने दिखा रहे हैं कि हमारा इतना 1,000 करोड़ का
रेवेन्यू बढ़ रहा है, अगले महीने इतने 1,000 करोड़ का और रेवेन्यू बढ़ गया है। तो अब जो हो गया है, मैं सरकार से बिल्कुल ये चाहूँगा, ये अनुरोध करूँगा वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी से, कि अब सन 18 का केस लेके अब आप नोटिस दे रही हैं। अब वो व्यापारी के पास वो फाइल रखी हुई है कि नहीं है, बिल कटे हैं कि नहीं है, कितने। दूसरा एक बड़ी समस्या है कि अगर हमने किसी व्यापारी को टैक्स के रूप में पैसा दिया और उसने नहीं जमा किया, तो जिस व्यापारी ने टैक्स दिया उसी की लाइबिलिटी बना दे रहे हैं। जिसने नहीं जमा किया, जो लेके भाग गया, उसको ढूंढो भाई, जिसने जमा कर दिया उससे क्या मतलब है। जी जी जी। ये जीएसटी पे एक व्यापारी का दर्द आपने सुना, क्योंकि राहुल गांधी जिन लोगों से बात कर रहे थे जीएसटी, उनको जीएसटी की नॉलेज भी नहीं थी। तो ये जीएसटी का व्यापारी का, मैंने जो व्यापारियों का सोच थी और जो अभी हाल ही में जो नोटिसेज आई हैं, इसके लेकर मेरे पास भी बहुत से व्यापारियों ने संपर्क किया था कि इस पे भी आप एक अपनी बैठक रखिए और इस पे एक विस्तार से चर्चा करिए। इस पे जीएसटी पे एक दिन मैं उनके पूरे संगठन के साथ एक अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि जीएसटी की जो परेशानियां वो व्यापारी झेल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस पे अगर व्यापारियों से एक दिन बात होगी, जब भी आपका संगठन हमें समय देगा, तो एक दिन विस्तार से चर्चा उन छोटी छोटी बातों को करके हमारी कोशिश रहेगी कि हम सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और पूछ लेता है, निर्मला सीतारमण ने एक चीज़ और कही कि पीएम मोदी का 4 जातियों पर फोकस है। उन्होंने कहा वो 4 जाति है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। ये 4 को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए किसान हो गए, बड़ा वोट बैंक है। युवा इस बार जो 18 साल पूरे हैं वो बहुत बड़ा एक का ये वोट बैंक है इस बार की। महिलाओं का वो समझ गए हैं, चुनाव जीतना है तो महिलाओं का वोट बहुत जरूरी है। तीसरी जाति ये बात ही, और चौथी उनने गरीब। तो गरीब का तो चर्चा चलिए हर पार्टी करेगी, वो देश अमीर भी हो जाएगा तब भी गरीब की बातें होंगी। तो इन 4 जातियों पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इन 4 जातियों की बात करते हैं, और जाति जब बताई तो युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा पीएम मोदी जी ने। तो चूंकि सबसे बड़ा वोट बैंक अगर देखा जाए पूरे देश में, तो ये 4 ही जातियां हैं। गरीब सबसे ज़्यादा हैं पूरे देश में, महिलाएं और गरीब, महिलाएं और किसान। क्योंकि बहुत ही भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो लगभग 60 से 65% लोग कृषि पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन्हीं को पीएम मोदी का शुरू से ध्यान था कि इनको टारगेट करो, वोट बैंक हमारा यही है। तो उन्हीं को टारगेट लेके मैक्सिमम योजनाएं जो ले आ रहे हैं, वो मैक्सिमम योजनाएं इन्हीं के लिए है। अब चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि बजट जो है, बजट में आप कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से? क्योंकि हर बार ये सवाल आपसे स्टार्टिंग में पूछता हूँ, आज पूरी विस्तृत चर्चा करने के बाद ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस बार के जो अंतरिम बजट है, कोई इतना महत्वपूर्ण बजट भी इसको नहीं मानते हैं, 4 महीने के लिए होता है, पर आप इसमें कितने नंबर देंगे? क्योंकि ये अंतरिम बजट है और इसमें कोई सरकार अपनी योजना खास नहीं लाती, लेकिन एक अपना फ्यूचर का मिशन जरूर बताती है। फ्यूचर का मिशन जो कि सरकार का है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे अधिक ध्यान देना है, दूसरा एनर्जी पर। क्योंकि बिना एनर्जी के, अगर एनर्जी हमारे पास नहीं रहेगी तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे सस्ता जो था सोलर एनर्जी, जिस पे हमको कुछ खास खर्चा नहीं करना था। उससे ना उसमें पेट्रोल लगना है, ना डीजल लगना है। भगवान की दी हुई ऊर्जा है, सूर्य भगवान निकलेंगे और हमारी बिजली बन जाएगी। जी। तो शुरू से ही सबसे अधिक ध्यान इस पे दिया जा रहा है, और हम बिजली के क्षेत्र में पिछले 10 साल में बहुत ही डेवलपमेंट किया। इसी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। ये हो गई सारी बातें। अब एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। बजट की बात हो गई, राम मंदिर की बात हो गई, ज्ञानवापी में जो अभी हाल ही में जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उसकी बात हो गई। अब लड़ाई जो है 2024 की, जो विपक्ष के तौर पे इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस का, INDIA का, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार भी हट गए हैं? बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा कांग्रेस से कोई इतना बातचीत नहीं हो रहा है, वो न्याय यात्रा निकालते तो हमको जानकारी नहीं देते। वहाँ पंजाब में मान सिंह भगवत मान ने कह दिया है कि हम भैया अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब आप क्या देखते हैं कि ये इंडिया अलायंस कितना मजबूत रह गया है? साथ में आप ये लड़ाई में आप किसको आगे देखते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगली सरकार पुनः जो है बीजेपी की आने वाली है, भाजपा गठबंधन की जो भी है, एनडीए गठबंधन की। और इंडिया तो कहीं भी फाइट में नहीं है। तो
और ये तो शुरू से ही मालूम था कि गठबंधन भले बना ले रहे हैं, लेकिन अभी सीटों के लिए जो है लत्तम जुत्तम होगा और वहीं पे सब टूट फूट हो जाएगा। अभी चुनाव का बिगुल बजा भी नहीं और टूट फूट शुरू हो गया। पंजाब में भगवंत मान सिंह कह रहे हैं हम अपना अलग लड़ेंगे, ममता बनर्जी अपना अलग राग अलाप रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी जो इंडिया गठबंधन के संयोजक थे वो छोड़कर बीजेपी में ही ज्वाइन कर लिए। अभी चुनाव आते आते 2-4 पार्टियां हमको निश्चित है कि वो बीजेपी को ज्वाइन ही कर लेंगी। तो निश्चित ही बीजेपी इस बार 400 प्लस सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी और मोदी जी का जो मिशन चल रहा है और जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी योजना है, निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, ये तो बात तो ठीक है, पर व्यापारी किसकी तरफ रहेंगे इस बार? अब हम लोग का तो नारा है कि जो व्यापारी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, परंतु अब ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, तो व्यापारी निश्चित ही भाजपा की ओर ही रुख करेगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पे अपनी विस्तृत जितनी जानकारी थी उनको हर मुद्दे के उस पर रखा। खासकर अपना जो व्यापारी एंगल था, जीएसटी पे अपनी बात को बहुत प्रमुखता से रखा, क्योंकि जीएसटी के सवाल जब आप एक व्यापारी से पूछेंगे तभी आपको उसकी इनसाइट पता चलेगी कि उन्हें क्या समस्या हो रही है। तो राहुल गांधी ने जैसे उन वीडियो आपने देखा होगा वायरल हो रहा था, उस पर बहुत मजाक भी बना। तो सही जगह सही सवाल पूछना ज़रूरी है, विपक्ष को ये भी समझना होगा, तभी विपक्ष आज इतना कमज़ोर होता जा रहा है। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे में विपक्ष का जो नेतृत्व है राहुल गांधी, उन्हें भी और गंभीरता से इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया में कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाती है और एक छवि बन जाती है, तो उस पर भी एक राहुल गांधी को और मजबूती से काम करना चाहिए, क्योंकि वही एक विपक्ष के एक बड़े चेहरे हैं। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही अच्छा अपना देश प्रोग्रेस करेगा। और इनका मानना है कि व्यापारी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस समय। बेस्ट ऑप्शन अगर उनको दिख रहा है वो बीजेपी ही दिख रहा है और एनडीए आगे लड़ाई में रहेगी। जो बजट था, बजट उनके हिसाब से बराबरी था, 4 महीने का है, तो उतना ज़्यादा बजट पे उन्हें नंबर देने से बचे। और उन्होंने कहा कि जैसा ही बजट है वो 4 महीने का, उसका जब सरकार बनेगी तब विस्तृत बातचीत होगी। जीएसटी को लेकर भी हम इनसे चर्चा करेंगे, इनके पूरे संगठन से। एक एक व्यापारियों की जो इनसाइट्स है, क्या क्या परेशानी हो रही है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी को आए बहुत समय हो गया, पर मूल समस्याएं अभी पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो रही हैं जब से नोटिस आने शुरू हो गए। इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग चर्चा करेंगे और आप तक लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।